नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। साथियों, मैं आज उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई श्रृंखला के साथ, जिसका मैंने आपको कल भी बताया था कि हम एक नई ऐसी सीरीज शुरू करने वाले हैं जो अपने आप में कंप्लीट सीरीज होगी। अगर हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर उठाकर देखें तो हम ये पाएंगे कि अब किसी भी एक ही बुक से पढ़कर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो अग्नि कंपटीशन ने स्टार्ट की है एक नई श्रृंखला, जिसके अंतर्गत आपको जितनी भी स्टैंडर्डाइज्ड बुक हैं उन सभी का निचोड़ आपको एक ही जगह पर प्राप्त होगा। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वर्णमाला। वर्णमाला से हम स्टार्ट करेंगे। हमारी हिंदी की फर्स्ट क्लास है जो कि हर एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्णमाला से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। अब वर्णमाला की बात चल रही है। वर्णमाला को पढ़ने से पहले क्यों ना हम पढ़ लें भाषा। पढ़ना इन द सेंस हमें पता होना चाहिए भाषा क्या है। तो भाष जो संस्कृत का शब्द है उससे मिलकर बना है, उससे बना हुआ है। और भाष का अर्थ होता है बोलना। मतलब भाषा क्या है? भाषा अपनी किसी भी अभिव्यक्ति को किसी के सामने व्यक्त करना, जिस माध्यम से हम व्यक्त करेंगे वो क्या कहलाएगी? भाषा कहलाएगी। अब मैं कुछ भी मेरे मन में है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं बोलकर ही बताना चाहूँगी, तो वही हम जान लेंगे कि भाष संस्कृत का शब्द है, उससे मिलकर बना है और उसका अर्थ होता है बोलना। चलिएगा, उसके बाद अगर हम वाक्य की बात करते हैं, वाक्य में जिस भी बात को आप तक पहुंचा रही हूं, मैं जो भी बोल रही हूं वो एक वाक्य के रूप में बोल रही हूं, यानी कि भाषा की एक सार्थक इकाई। ठीक है, सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो। ठीक है, तो भाषा की एक ऐसी इकाई, सार्थक इकाई क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। ये तो हमारा नॉर्मल भाषा और वाक्य हो गया। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं, क्योंकि वर्णमाला की बात हो रही है तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ये हमारी कोशिश रहेगी। उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, जो सारी चीज़ें आपको सॉल्व करवाई जाएंगी, तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी तैयारी आपकी हुई है या आपका कितना सिलेबस आपने कवर कर लिया है। तो अब अगर हम देखते हैं तो भाषा के बाद हमने यहाँ देखा वाक्य। अब अगर बात करते हैं वाक्य, तो वाक्य से छोटा होता है उपवाक्य, यानी कि वाक्य से छोटा उपवाक्य, उपवाक्य से छोटा क्या होता है? पदबंध। ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि इनको सीरीज में लगाने के लिए क्वेश्चन बन जाता है। तो इनको सीरीज में लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा वाक्य, वाक्य से छोटा उपवाक्य, उपवाक्य से छोटा पदबंध, और पदबंध से छोटा पद होगा। पद मतलब कि शब्द हम इसको बोल सकते हैं। उससे छोटा क्या होगा? अक्षर होगा। अक्षर, अ प्लस शर, शर मतलब कभी नाश न होने वाला। शर माने विनाश और अ माने अक्षर, यानी कि जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, वो अक्षर हो जाएगा। शर माने, ठीक है, वो आप इस आ प्लस शर से आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। इससे छोटा ध्वनि या वर्ण, जिसको हम लेटर बोल देते हैं इंग्लिश में। अब वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, ध्वनि और ध्वनि क्या है? ध्वनि हम किसी चीज को सुनते हैं, या मैं जो बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, वो ध्वनि हो जाएगी। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो ये तो हो गई ये बात। अब अगर मैं बोलती हूँ कि राम हमारे पास एक शब्द है और इसका आपको वर्ण विच्छेद करना है राम का, तो राम का वर्ण विच्छेद आप कैसे करेंगे? राम के वर्ण विच्छेद के लिए आप र के नीचे हलंत, ठीक है, अब र के साथ आ का डंडा लगा हुआ है, आ की मात्रा लगी हुई है, तो र आ, ठीक है। उसके बाद म, यानी कि हर एक जितने भी वर्ण हैं, सारे वर्ण में, सारे अक्षरों में अ और आ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर अक्षर देखेंगे तो अक्षर तो राम में दो है, र और म। ठीक है, लेकिन अगर बात वर्ण की हो जाए तो वर्ण कितने हो गए? 4। कैसे? रामा हलंत लगा है, आ की मात्रा थी तो आ, म, तो म में फिर हलंत और साथ में क्या आएगा? अ की ध्वनि आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका वर्ण विच्छेद हो गया। अब अगर इसके आगे हम बात करते हैं वर्णमाला की, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है। वर्णमाला, तो वर्णमाला है वर्णों का व्यवस्थित समूह, यानी कि एक ऐसा समूह जहां पर जितने भी वर्ण हैं वो
एक सीरीज में होते हैं, एक व्यवस्थित समूह के रूप में होते हैं, वो क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है। अब अगर बात करी जाती है कि वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो वर्णमाला में अगर पंडित कामता प्रसाद के अनुसार हम देखते हैं तो पंडित कामता प्रसाद के अनुसार मूलतः 43 वर्ण माने गए हैं। ठीक है, कितने? 43 वर्ण मूलतः माने गए हैं। अब उन मूलतः 43 वर्ण में कौन कौन से हैं एक बार हम देख लेते हैं। मूल स्वर हमारे 10, ठीक है, मूल स्वर 10। अब अगर 10 की बात हो रही है तो इसमें वैसे 11 माने जाते हैं। मैं ये सब आपको जब स्वर पढ़ाऊंगी तो सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। तो वैसे 10 होते हैं, इसमें एक री जो है वो नहीं माना जाता। अगर हम री नहीं मानते हैं तो मूल स्वर कितने? 10। पंचवर्ग के व्यंजन 25। अब पंचवर्ग क्या है? क, च, ट, त, प। ठीक है, क, च, ट, त और प। तो ये पंचवर्ग के जो 25 व्यंजन आ जाएंगे। ये आपको व्यंजन में पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा किस तरह से ये होता है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन भी 4 हो गए। तो इस तरह से मिला के 10, 25, 4 और 4 ये मिला के 43 मूलतः माने गए हैं कामता प्रसाद के अनुसार। लेकिन अगर हम इसमें 4 + 2 + 3 यानी कि संयुक्ताक्षर, जो 4 संयुक्ताक्षर हैं, कौन कौन से हैं? श, त्र, ज्ञ और श। तो अगर ये जोड़ दें प्लस आगत व्यंजन जो कि ज और फ माने जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। मैं अभी शॉर्ट में यहाँ पे केवल एक ओवरव्यू दे रही हूँ। और 3 अगर आपके अनुस्वार और अयोगवा मान लिए जाते हैं और एक री, ठीक है, इन तीनों को जोड़ के तो टोटल कितने हो गए? 43 यहाँ पर थे। उसके अलावा 4 + 2 + 3 यानी कि टोटल मिला के आपके हो जाते हैं 52। तो अगर मूलतः देखे जाएं तो 43 वर्ण हैं, लेकिन अगर आप अनुस्वार, आगत और 4 संयुक्त अक्षर भी जोड़ लेते हैं तो इस हिसाब से आपके 52, जो वर्णमाला में 52 वर्ण माने जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई वर्णमाला में कितने वर्ण हैं और किस तरह से हैं उसकी बात। आगे आती है बात वर्ण। वर्ण होते हैं अखंडनीय, जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं वर्णों का प्रकार, तो एक तो हो गया हमारा स्वर, एक हो जाता है व्यंजन और एक अयोगवाह जो अलग माने जाते हैं। ठीक है, ये अलग माने जाते हैं। स्वर की बात की जाती है तो स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, मतलब ये अबाध होते हैं और ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। मैंने यहाँ जैसे यहाँ आपको दिखाया, ये क्या था? स्वर था। अब ये क्या है? व्यंजन। तो र को अगर रा बोलना है हमें, तो रा में हम आ जोड़ रहे हैं, हमें व्यंजन में आ यानी स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है, तब हम यहाँ पर रा बोल पा रहे हैं। अगर म की बात करेंगे तो म में भी क्या छुपा है? अ छुपा है, यानी कि इसमें भी अ छुपा है। अ की सहायता से हमने म बोला, तो यानी यहाँ पर हम सीधे सीधे देख सकते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब आती है बात अयोगवाह की। अयोगवाह क्या है? तो अयोगवाह ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं। अयोगवाह का क्या है कि ना तो ये स्वर हैं और ना ही ये व्यंजन है। अब इनमें आते कौन कौन से हैं? इनमें एक तो आता है अंग और एक आता है अह। तो अगर अंग की बात की जाए तो अंग को हम बोलते हैं अनुस्वार और अह को बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, अंग को हम अनुस्वार बोलेंगे और अह को व्यंजन बोलेंगे। और ये अंग और अह बोले क्या जाते हैं? बोले जाते हैं अयोगवाह, जो ना कि स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। तो यहाँ तक हमारी बात आई स्वर, व्यंजन और अयोगवाह की। इससे आगे हम बात करते हैं स्वर की, स्वर के प्रकार की। कितने टाइप के स्वर होते हैं, उन स्वर में कितने टाइप के, क्या उनका रोल होता है, कहाँ से कैसे हम उनको बोलते हैं, क्या उनका उच्चारण स्थान होता है, ये सब चीज़ें अब हम आगे देखते हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं इससे आगे स्वर। अब अगर बात स्वर की जाए तो स्वर में हम सबसे पहले देखते हैं मूल स्वर कितने होते हैं। तो मूल स्वरों की संख्या होती है 10। ठीक है, 10 में अब क्या है कि मतभेद है। कोई विद्वान मानता है कि जो स्वर हैं उनकी संख्या 11 है। अब ये मतभेद किस वजह से है जान लेते हैं। मतभेद है री की वजह से। क्यों? क्योंकि री में स्वर भी पाया जाता है और व्यंजन भी पाया जाता है। अब बहुत से विद्वान हैं वो मानते हैं कि री स्वर नहीं है, व्यंजन है,
जबकि कुछ का मानना है कि री भी स्वर है, इसलिए ये मतभेद में आ जाता है क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों पाए जाते हैं। अगर व्यंजन की बात करते हैं तो रमा हलंत, और अगर स्वर की बात करते हैं तो ई, तो इसको मिला के क्या बन जाता है, री। इसलिए इसको कोई कोई स्वर में मानता है और कोई कोई नहीं मानता है। लेकिन अगर इसको स्वर मान लिया जाए तो फिर स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, 11। री का उपयोग कहाँ सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है, तो री तत्सम शब्दों में यूज किया जाता है। जैसे ऋषि हो गया तो उसमें भी क्या री आ गया, वो तत्सम के रूप में माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि स्वर टोटल कितने, तो टोटल स्वर 13 माने जाते हैं, जिसमें कि क्या ऐड होता है, अगर हम मूल स्वर को ऐड कर ले जो 10 है, मैंने अभी आपको री बताया 11, और अगर अयोगवा की बात हो जाए, इससे पहले मैंने अभी गलती से अयोगवा में अंग और अह में, अंग प्लस अह में मैंने ये विसर्ग की जगह व्यंजन बोल दिया है, तो वो विसर्ग होगा, यानी कि ये तो अनुस्वार है, जो अंग है ये अनुस्वार है और अह जो है ये विसर्ग है। ठीक है, और इन दोनों को मिला के क्या बनता है, अयोगवह बनता है। जो मैंने अभी पीछे आपको थोड़ी देर पहले अंग व्यंजन बोल दिया था, तो वो व्यंजन नहीं, वो अह क्या है, विसर्ग है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये अगर हम मूल स्वर री और अयोगवह को ऐड कर लेते हैं, 10 + 1 + 2, तो टोटल हमारे क्या हो जाते हैं, 13 स्वर हो जाते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से हमारा स्वर की काउंटिंग होती है। इसके आगे अब हम स्वर के प्रकार देख लेते हैं कि कितने प्रकार के स्वर माने गए हैं, उसमें कौन कौन से टाइप्स हैं, उनको हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लिया है उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण का मतलब है बोलना, काल मतलब समय, हम कितने समय में किसी स्वर को बोल पा रहे हैं, उसके आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो इसको अब हम देख लेते हैं। अगर हम देखते हैं तो पहला हो गया ह्रस्व स्वर, दूसरा हो जाता है दीर्घ स्वर, अगर हम इसी में ही बात करते हैं तो संयुक्त स्वर, और फिर चौथा प्लुत स्वर। अब अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करती हूँ। कहीं कहीं पर दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर को एक ही मान लिया जाता है। जब इन दोनों को एक ही मान लिया जाता है तो हो जाता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, अब इस बात में इन दोनों को एक क्यों मान लिया जाता है वो भी मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर का मतलब क्या है, ह्रस्व स्वर का मतलब है जिन्हें हम सबसे पहले देख लेंगे, हम मूल स्वर भी बोल देते हैं और एक मात्रिक स्वर भी बोल देते हैं। एक मात्रिक स्वर से क्या मतलब है, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, वो एक मात्रिक स्वर यानी कि ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण काल दीर्घ स्वर के उच्चारण काल की तुलना में कम होता है, यानी कि इनके उच्चारण में एक मात्रा का टाइम लगता है। जैसे ये होते कितने हैं, ये 4 होते हैं, इनका उच्चारण काल कम होता है। अ ई उ रे, ये आप बोल के देखिएगा, अगर आप बोल के देखेंगे कितने कम टाइम में हम इनको बोल पा रहे हैं, अ ई उ रे। ठीक है, तो ये 4 होते हैं और इन चारों को हम ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं, मूल स्वर भी इनको बोला जाता है और इनको एक मात्रिक स्वर भी बोला जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो ह्रस्व स्वर जिनकी उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, संख्या होती है 4, अ ई उ री, और अगर देखा जाए तो इनको हम इसलिए एक मात्रिक स्वर भी बोल देते हैं और मूल स्वर भी इनको कहा जाता है। आती है बात दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर यानी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वर या ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, या हम कह सकते हैं जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो दीर्घ स्वर हो जाएंगे। अब इनकी संख्या कितनी हो गई, 3। कौन कौन से, आ ई उ, आप बोल के देखिएगा, अ ई उ री। आपने कितनी जल्दी बोल दिया, एक मात्रा की बात थी। मात्रा अब आ गई हैं 2, आ ई उ। ठीक है, 3 ये हो गए। आ बना है अ प्लस अ से, ई बना है बड़ी ई बना है ई प्लस ई से, और बड़ा उ बना है उ प्लस उ से। इनमें 2 मात्रा का समय लग रहा है, इसलिए इनको द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि कहीं कहीं संयुक्त स्वर को भी दीर्घ स्वर में ही लिया जाता है। क्यों, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि देखिएगा यहाँ पे अ ई उ इस तरह से बने हुए हैं, इसी तरह से ये भी यहाँ पर 2 ह्रस्व स्वर से मिलकर बने हैं। इस तरह से अगर हम देख लेंगे
तो ये देखिएगा यहाँ पर ये बने हैं अ और ई को मिला के ए, आ प्लस ए को मिला के बड़ा ए यानी कि ए एनक, और अ प्लस ऊ को मिला के ओ से ओखली, और आ प्लस ओ को मिला के औ बना है। तो इस तरह से ये ए, आई, ओ और औ ये चार भी हम संयुक्त स्वर जो हैं कभी कभी दीर्घ स्वर में ऐड हो जाते हैं, और जब ये दीर्घ स्वर में ऐड हो जाते हैं तो 3 ये और 4 ये टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाती है? इनकी संख्या हो जाती है 7। अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इतनी बात क्लियर है? तो संयुक्त स्वर और असंयुक्त स्वर को भी हम द्विमात्रिक स्वर बोल देते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में भी 2 ही मात्राओं का समय लगता है। तो उच्चारण काल के आधार पर हमने देखा पहला ह्रस्व स्वर, फिर देखा दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर को भी हम कभी कभी दीर्घ स्वर में काउंट कर लेते हैं। इसके अलावा प्लुत स्वर की बात आती है, तो प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर का मतलब है, सबसे पहले देखते हैं प्लुत का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो प्लुत का शाब्दिक अर्थ है उछलता हुआ, ठीक है। प्लुत का शाब्दिक अर्थ हो गया उछलता हुआ। प्लुत को हम इस तरह से ये ऐसे करके, या फिर तीन हिंदी वाला जो गणित में हिंदी में 3 लिखा जाता है उससे 3 इकाई से व्यक्त कर देते हैं। दूसरी बात क्या है कि इनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है, ठीक है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से अधिक समय इसके उच्चारण में लगता है, 3 मात्राओं का समय लगता है। दूसरी बात, इसलिए इसको बहुमात्रिक या त्रिमात्रिक स्वर भी बोल देते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? बात उठती है उपयोग कहाँ होता है। तो उपयोग आप अगर पुराने वैदिक काल में देखेंगे या तो आपको वहाँ मिलेगा ज़्यादा, या फिर नाटक में, या फिर आप किसी को पुकारेंगे जहाँ पर, वहाँ पर आप अगर हम राम को बुलाएंगे राम, तो इस तरह से अगर चीख के आप बोल रहे हैं, खींच के बोल रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा स्वर यूज़ हो रहा है? जैसे अगर हम खींच के बोले तो राम, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ पर कौन सा स्वर का यूज़ हो गया? यहाँ पर प्लुत स्वर का यूज़ हो गया। तो ये हो गए उच्चारण काल के आधार पर आपके स्वर। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा, मैंने आपको बताया जीभ के प्रयोग के आधार पर, ठीक है। जीव्या के प्रयोग के आधार पर अगर हम बात करते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो हो गए 3 प्रकार के, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब अगर अग्र स्वर की बात की जाए तो वे स्वर जो जीभ के आगे के हिस्से से बोले जाते हैं, यानी कि जिनका उच्चारण स्थान हमारे जीभ के आगे का पार्ट होता है, तो वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हमारे अग्र स्वर। तो अग्र स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे? आप बोल के देख सकते हैं, ई, ए, आई, ठीक है। तो अग्र स्वर में 4 आ जाते हैं, छोटी ई, बड़ा ई, ए और आई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। बात आती है मध्य स्वर की। मध्य स्वर यानी कि वह स्वर जिसका उच्चारण स्थान हमारे जीभ के मध्य भाग से होता है, वो मध्य स्वर कहलाता है। और वो केवल एक है, अ। क्या है? अ। तो अ कहाँ से बोला जाता है? अ बोला जाता है, अ का जो उच्चारण स्थान है वो हमारे जीभ का मध्य वाला भाग है। अगर बात की जाती है पश्च स्वर की जीभ के प्रयोग के आधार पर, तो पश्च स्वर वे स्वर हो जाएंगे जिनका उच्चारण स्थान हमारी जीभ के पिछले भाग से होता है, तो वो क्या हो जाएंगे? पश्च स्वर हो जाएंगे। वो कौन कौन से हैं? अ, उ, बड़ा उ वाला, ओ, औ और अ, ठीक है। तो ये क्या हो गए? हमारे पश्च स्वर हो गए। अगर जीभ के प्रयोग के आधार पर बात की जाती है, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हो गए, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। तो जो आगे से बोले जाएंगे वो अग्र हो गए, जो मध्य भाग से बोले जाएंगे अ केवल अकेला है, और पश्च स्वर जो हो जाएंगे जो पीछे के भाग से बोले जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं होठ की स्थिति के आधार पर। तो होठ की स्थिति के आधार पर अगर स्वर की बात की जाए, तो होठ की स्थिति के आधार पर स्वर होते हैं 2 प्रकार के, अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। अब जैसा कि आपके नाम से ही पता चल रहा होगा, अवृत्तमुखी यानी कि जिनको बोलने में हमारे होठों की जो स्थिति है वो गोल नहीं बनती, वो क्या हो जाएंगे? अवृत्तमुखी स्वर हो जाएंगे। तो अवृत्तमुखी स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? आ, ई, ए और आई। तो इनको बोल के आप देख भी सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप अपने आप बोल कर भी देखेंगे तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं होने वाली है। अगर आप आ बोलेंगे कहीं होठ गोल हुए, ई बोलेंगे नहीं हुए, बड़ी ई में भी नहीं होते हैं, ए में भी नहीं होंगे, और आई में भी आपके होठ गोल नहीं होते हैं, मतलब ये अवृत्तमुखी स्वर हो जाएंगे। अब बात आती है वृत्तमुखी स्वर की, जिनको बोलने में हमारे होठों की स्थिति या हमारे जो होठ हैं वो कैसे हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। जैसे कि ऊ बोला आपने, आपके होठ गोल हुए, ऊ बोला, ओ बोला,
औ बोला और अ बोला, तो इन सबको बोलने में आपके होठों की स्थिति गोलाकार बन रही है, वृत्त बन रही है, वृत्त के आकार में बन रही है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये वृत्तमुखी स्वर हो जाएंगे। इसके आगे हम बात करते हैं मुख द्वार खुलने के आधार पर। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर बात करी जाए तो स्वर हो जाएंगे 4 प्रकार के, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत। ठीक है, तो इन 4 प्रकार में क्या क्या डिफरेंस है हम वो देख लेते हैं। अगर बात संवृत की जाती है तो संवृत में जो हमारा मुख द्वार है, यानी कि जो हमारा मुख द्वार है वो लगभग बंद रहता है, तो वो कौन से हो जाएंगे, ई उ ऊ। इन्हें बोलने में क्या हमें मुंह खोलना पड़ रहा है, नहीं खोलना पड़ रहा है, इन्हें हम बिना मुंह खोले भी बहुत थोड़ा सा मतलब लगभग की बात हो गई, बिल्कुल मैं नहीं बोलूंगी, बिल्कुल होठ चिपका के तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता। तो ई उ ऊ, इन्हें बोलने में हमें बहुत ज्यादा मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बात करते हैं अर्ध संवृत्त की। अर्ध संवृत्त में मुख विवर आधा बंद, यानी मुख जो द्वार है वो आधा बंद रहता है, 2 हो जाएंगे ए और ओ, ये आधा बंद रहता है, तो ये कैसे हैं, अर्ध संवृत्त। बात आती है विवृत की, तो विवृत है मुख द्वार पूरा खुला होता है, विवृत में मुख द्वार पूरा खुला होगा, और वो कौन सा है, आ। अगर आप आ बोल रहे हैं पूरा मुंह खुलेगा, बोल के देखिएगा आ, तो ठीक है, इन्हें बोलने में मुख द्वार पूरा खुला है। आगे बात करते हैं अर्ध विवृत की, तो अर्ध विवृत में मुख द्वार आधा खुला होता है, जबकि विवृत में मुख द्वार पूरा खुला होता है। तो जहां पर पूरा खुल रहा है वो क्या हो गया, विवृत, और जहां पर आधा खुल रहा है वो हो गया अर्ध विवृत। ठीक है, तो मुख द्वार आधा खुला किसमें है, अ, ए और औ में। तो ये 4 टाइप हो गए मुख द्वार खुलने के आधार पर। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं उच्चारण में नाक व मुंह से निकली वायु के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके हिसाब से देखे जाए तो 2 हो गए, एक तो अनुस्वार और एक हो गया मौखिक स्वर। अनुस्वार को आप अनुनासिक बोल सकते हैं और मौखिक स्वर को आप निर्नुनासिक बोल सकते हैं। सबसे पहली बात आगे देखते हैं, अनुस्वार में वायु जो है वो हमारी मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, तो जब वायु मुंह और नाक दोनों से निकलेगी तो वो हो जाएगा अनुनासिक या अनुस्वार। और वायु मुंह और नाक से अगर हम कौन सा स्वर होगा, जब हम बोलेंगे अंग, अब बोलेंगे अंग, तो आपकी वायु मुंह से भी निकलेगी और नाक से भी निकलेगी। ठीक है, अंग में दोनों से वायु निकलती है। अब अगर बात करते हैं मौखिक स्वर की या निर्नुनासिक स्वर की, तो वहां पे वायु केवल मुख से निकलेगी, तो जब वायु केवल मुख से निकलेगी तो वहां पर कौन सा स्वर हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा निर्नुनासिक या मौखिक स्वर। कौन कौन से हो जाएंगे, अ, आ, ई। ठीक है, तो ये कैसे हो गए, मौखिक स्वर हो गए। तो उच्चारण में नाक और मुंह के आधार पर, निकली वायु के आधार पर ये दोनों हो जाते हैं। तो ये आपका स्वर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको व्यंजन और उसके प्रकार पढ़ाऊंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको मेरी जो मैं भी एफर्ट डाल रही हूँ आपको समझाने के, आपको वो कैसे लगे मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। क्या वीडियो में मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ आपको, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपके क्या सजेशंस हैं। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से आपके पास हर एक अपडेट पहुँच जाती है। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और एक लाइक तो प्लीज़ कर दें, क्योंकि लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहां पर हम व्यंजन पढ़ेंगे। आप इसी तरह से डेली नए नए टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको मिलते चले जाएंगे। और तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।